तो क्लास 11 से चैप्टर चल रहा है हमारा इक्विलिब्रियम, और आज की क्लास में हम टॉपिक करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। बट फैक्टर्स कौन से हैं वो तो पहले हम बाद में बात करेंगे, बट इस कॉन्सेप्ट पर जिस इंसान ने काम किया था पहले हम उनकी बात करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक प्रिंसिपल आया था, तो उसी को हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे उस प्रिंसिपल पे हमें काम करना है। तो उसको हमने नाम दिया है क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो पहले हमें इस प्रिंसिपल को समझना होगा, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर अगर आप बाहर से उसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने का सेंस है कि आप जो भी कंडीशंस उनको चेंज करेंगे, तो इन्हीं ने हमें इस बात को समझाया कि इक्विलिब्रियम जो है, क्योंकि देखो रिएक्शन तो फिर से कोशिश करेगा कि वो वापस किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में ही आ जाए। अब रिएक्शन को अगर वापस इक्विलिब्रियम में आना है तो उसके पास दो ही कंडीशन चॉइसेस रहती हैं कि या फिर वो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर वो उस रिएक्शन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड। लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें रिएक्शन को कहां शिफ्ट करना है, तो उसी बात को इस प्रिंसिपल में समझाया गया है। तो पहले मैं इस प्रिंसिपल को बताता हूं इसमें क्या बात बोली गई है। तो कहते हैं इट स्टेट्स दैट कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहता है कि अगर जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, अगर आप उनमें कुछ भी बदलाव करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर। मतलब कि अगर आपने कंडीशंस में चेंजेस किए तो सिस्टम जो होता है, जो रिएक्शन है, जो सिस्टम है हमारा, वो अपने आप को इस तरह से चेंज करेगा ताकि आपके द्वारा किया गया अफेक्ट क्या हो जाए, उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस्ड हो जाए। लिखा हुआ है कि ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस्ड, और क्या, काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। मतलब वो जो आपने इफेक्ट किया था, जो आपने मान लो जी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इफेक्ट पड़ेगा, बट रिएक्शन की पूरी कोशिश रहेगी कि वो वापस इस तरह से अपने रिएक्शन में चेंजेस लाए ताकि वापस सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही हो जाए जितना कि पहले था, और फिर से सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर ले, अटेन कर ले। ये ली चैटल प्रिंसिपल का कहना था। इसको सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो सिर्फ इतना ही है कि अगर आप जब भी कोई भी कंडीशन को चेंज करते हैं जो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करती है, तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिससे कि आपके द्वारा किया गया जो भी इफेक्ट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब उसके लिए रिएक्शन के लिए दो ऑप्शन रहते हैं कि या फिर वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और नहीं तो वो अपने आप को बैकवर्ड में शिफ्ट कर लेगा ताकि वापस आप किस स्टेट पर आ जाए, इक्विलिब्रियम। ये है ली चैटल प्रिंसिपल। तो पहले आप इसी को लिखिए और हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, और उसमें ये पहले ये प्रिंसिपल लिख लो, फिर फैक्टर्स कौन कौन से फिर मैं वो लिखवाता हूं। उसी के अंदर फिर ये हेडिंग डालो, ली चैटलियर प्रिंसिपल। डेफिनेशन आपको दिख रही है सामने, फटाफट इसको लिख लो।
हाँ जी, लिख लिया सभी ने। तो आइए अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कि आप कंसंट्रेशन को चेंज करिए। अब आप रिएक्टेंट की भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की भी कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई जिससे कि इक्विलिब्रियम में अफेक्ट आएगा। दूसरा उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर, कि आप रिएक्शन के टेम्परेचर में चेंज करेंगे। तीसरा उसके बाद आता है चेंज इन प्रेशर, या आप रिएक्शन के प्रेशर में चेंज करेंगे। चौथा फिर उसके बाद आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस, हीलियम, नाइट्रो, आर्गन, इन सब तरह की गैसेस की बात होगी। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आप इनर्ट गैस को ऐड करें एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा पार्ट होता है कि आप उसको ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और पांचवा फैक्टर होता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये 5 फैक्टर्स को हमें वन बाय वन स्टडी करना होगा, और इन सभी फैक्टर्स को समझाते वक्त हमें एक ही प्रिंसिपल का यूज करना है, एंड दैट इज कॉल्ड ली-चार्टियर प्रिंसिपल। तो कैसे हम उस प्रिंसिपल को यूज करेंगे और इन पांचों फैक्टर्स को समझाएंगे, अब उसी को देखेंगे आप। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे आप, और फिर हम सबसे पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए सबसे पहले तो अब जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन जो आप चेंज कर रहे हैं उसमें आप रिएक्टेंट का भी चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम रिएक्टेंट पे फोकस, मैं रिएक्टेंट वाला पार्ट करा देता हूं, प्रोडक्ट वाला फिर आप खुद से समझ सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया, मतलब आपने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, तो अब क्या होगा? तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दिया है तो हमें अब रिएक्शन को इस तरह से शिफ्ट करना होगा ताकि वापस इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम होए, जितनी पहली थी उतनी हो जाए। जैसे मान लो कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल्स पर लीटर पे फिक्स हो गई थी, मान लेते हैं 5 कैपिटल एम पे फिक्स हो गई थी। तो अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 7 कर दी, तो अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो तभी वापस आएगा जब वो 7 वापस कितना होगा, 5 होगा। तो मुझे क्या करना होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना होगा। तो अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा? अगर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्ट की कि रिएक्टेंट की? है, प्रोडक्ट की बढ़ती है ना। जब रिएक्शन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड ये हुआ तो कौन किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है? प्रोडक्ट की बढ़ रही है। रिएक्टेंट की क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर अपने रिएक्शन को आप कहाँ लेके जाते हैं, बैकवर्ड, तो उसमें प्रोडक्ट वापस क्या बनाएगा, रिएक्टेंट। तो उसमें प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और रिएक्टेंट का क्या होगा, बढ़ेगा।
तो हमें रिएक्टेंट कोएफिशिएंट बढ़ाना है कि घटाना है? हमें घटाना है, बढ़ाना थोड़ी ना है, बढ़ तो पहले ही चुका है। हमें अगर उसको वापस इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो हमें रिएक्टेंट कोएफिशिएंट को डिक्रीज करना होगा, और रिएक्टेंट कोएफिशिएंट डिक्रीज करने के लिए वी हैव टू शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट कोएफिशिएंट घटना स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो अब आप क्या लिखोगे? इफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट इज इंक्रीजेस देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल reaction shift to forward direction। तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाए? डिक्रीज, ताकि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो सके एंड रिएक्शन अचीव कर ले किसको? रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम। ये आपने इस इंसान का नाम जरूर लेना है, ये आपको जरूर लेना है, क्योंकि यही हैं जिन्होंने इस बात को समझाया हुआ है। तो हमें बस करना कुछ इस तरह से काम है कि अगर हमने चीजों को बढ़ाया है तो हमें उन्हें क्या करना होगा? घटाना होगा। अगर हमने चीजों को घटाया है तो हमें उनको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ताकि हम वापस उसी कंडीशन पर आ जाएं और इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो जाए। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाती है तो समझ जाइए कि रिएक्शन हमेशा कहां शिफ्ट करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो आई होप इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर रिएक्टेंट क्वेश्चन को डिक्रीज कर दें तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप रिएक्टेंट क्वेश्चन को डिक्रीज कर देंगे तो समझ जाइए कि रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो लिख लो इसको सेकंड पार्ट में, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो उसको लिख लीजिए कि जब आप इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, आप जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें अपना, या साथ साथ लिख रहे होते हैं तो भी बात बन जाती है। तो अगर अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है उसको डिक्रीज कर दें तो याद रखना है रिएक्शन जो है शिफ्ट करेगा कहां? बैकवर्ड। क्योंकि बैकवर्ड हम लेके जाएंगे तो ही कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का फिर से बढ़ जाएगा और रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब इसमें प्रोडक्ट वाला तो लिख लोगे, जैसे मैंने रिएक्टेंट वाला समझाया है वैसे ही आपको प्रोडक्ट में उल्टा होगा। अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, और अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाओगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है, उसमें उल्टा हो जाता है सीधा। और एनसीईआरटी में भी जाएंगे, सारी बातें लिखी होंगी। ये देखिए, ये पहला इफेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो इसमें पढ़िए कि वो क्या बातें बोल रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं वही चीजें हैं कि कुछ और हैं। तो उसको आप यहाँ से फर्दर स्टडी कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे समझाया गया। ये देखिए, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आप जब, ये देखिए पूरा बढ़िया से समझाया गया, रिएक्शन लेकर समझाया गया। तो उसको पढ़िए क्या हो रहा है इसके अंदर। अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पे। सेकंड इफेक्ट होता था चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट सेकंड फैक्टर डालिए सभी बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करें तो उससे फिर हमारा जो रिएक्शन है वो कहां शिफ्ट कैसे होगा उसको समझें। लेकिन इसके भी हमें दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक तो हमें ये पार्ट बनाना पड़ेगा कि जो हमारा रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। तो पहला पार्ट बनेगा कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और सेकंड पार्ट बनेगा कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपका कई बार रिएक्शन में लिखा नहीं होगा कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, टीचर आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे देगा वहां। तो आप ये डेल्टा एच के साइन से आप पता कर लेंगे कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो अब मैं, ये मेरे रिएक्टेंट हैं सोचिए, और ये रिएक्शन ले लिया मैंने रिवर्सिबल, और ये मेरे इधर प्रोडक्ट्स हैं। अगर मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियस ही बात है जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो एंडो होगा। मतलब जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है
तो उसमें हीट दिया जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट प्लस हीट, क्योंकि आपने रिएक्टेंट को हीट दिया, रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब किया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो हो गया, तो बैकवर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक्सो हो गया। हमारी बात समझ में? अब यहां पर टीचर कहता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताइए रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा। तो अगर सोचो मैंने टेम्परेचर इस केस में इंक्रीज किया, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका भी फर्स्ट पार्ट बनेगा, इसका फर्स्ट केस बना कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और टेम्परेचर आपने कैसे इंक्रीज करा होगा, हीट देके, आपने सिस्टम को बाहर से हीट दी होगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको वापस उस टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना। तो आपको उस दी हुई हीट को किसी तरीके से क्या कराना होगा, एब्जॉर्ब कराना होगा। अरे मेरी बात समझ में? जैसे आपने एक्स्ट्रा हीट दे दी बाहर से 20 जूल, तो उस 20 जूल हीट ज्यादा मिलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, तो आपको इस वापस इस 20 जूल को कम करना पड़ेगा ताकि उतना ही एनर्जी सिस्टम में वापस आ जाए जितना कि पहले था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 20 जूल को यूटिलाइज कराना पड़ेगा, और ये 20 जूल यूटिलाइज तभी होगा जब ये हीट वहां पर एब्जॉर्ब कर ले रिएक्शन। और रिएक्शन हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तो कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है आपका, एंडो, क्योंकि एंडो में हीट क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब होती है। तो इसीलिए हम लिखेंगे टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, तो ध्यान रखें सभी बच्चे कि देन आपका जो रिएक्शन होता है शिफ्ट टू, देखो मैं आपको ऐसा करता हूं, रुको एक मिनट, और भी सिंपल तरीके से बता देता हूं। आप इसके दोनों पार्ट एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका दूसरा पार्ट भी लिख लो अभी, फिर मैं आपको एक ही बारे में दोनों बातें बता दूंगा। अब दूसरा पार्ट क्या बनेगा कि रिएक्शन इज क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो उस केस में डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर रिएक्टेंट्स जो होंगे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना रहे होंगे, लेकिन वहां प्लस हीट यहां लिखेंगे प्रोडक्ट साइड, क्योंकि हीट निकल रहा है। तो इसमें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ, एक्सो, और बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एंडो। अब आप दो बातें मैं इसके बाद और ऐड कर रहा हूं, बस वो दिमाग में रखोगे, तो इनमें से फिर कोई सा भी रिएक्शन आ जाए आप बता दोगे आंसर। अब वो दो बातें कौन सी हैं उनको समझो बस। पहली बात जो आपको नोट में याद रखनी है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ध्यान से सुनिए, कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखिए कि रिएक्शन शिफ्ट टू एंडोथर्मिक साइड, एंडोथर्मिक साइड। क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से सिस्टम में एक्स्ट्रा हीट आ जाती है, तो उस हीट को हमें क्या कराना पड़ता है, एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। तो इसी वजह से रिएक्शन हमेशा कहां शिफ्ट होता है, एंडोथर्मिक साइड होता है। लेकिन उसकी जगह पर अगर हम टेम्परेचर जब भी घटाएंगे, तो टेम्परेचर घटाने का मतलब है कि सिस्टम से आपने हीट निकाल लिया, अब सिस्टम से हीट निकाल तो सिस्टम की हीट कम हो गई, तो सिस्टम को और हीट की जरूरत है, क्योंकि जब वापिस सिस्टम को उतनी हीट और मिल जाएगी तो फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करेगा वो। तो इस केस में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से उसको और हीट मिले, तो और हीट तभी मिलेगी जब रिएक्शन किस शिफ्ट होगा, एक्सोथर्मिक साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक से हीट रिलीज होगी तो उसको और हीट मिल पाएगा। तो बस आप ये दो बातें दिमाग में सेट करो कि जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो रिएक्शन हमेशा शिफ्ट करता है एंडोथर्मिक साइड, और जब भी हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन हमेशा शिफ्ट करता है एक्सोथर्मिक साइड। अब सोचो कि टीचर ने आपको ए ऑप्शन दिया, टीचर ने जो रिएक्शन दिया वो फर्स्ट वाला है, यानी कि ए पार्ट। तो ए पार्ट में टीचर ने पूछा कि इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन कहां जाएगा, तो आप कहेंगे हमें इतना तो पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा कहां जाता है, एंडो साइड जाता है। तो बस आप चेक करो कि आपका एंडो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो फर्स्ट पार्ट में एंडो कहां है, फॉरवर्ड है, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर यही पार्ट वो बी पार्ट में पूछता, सेम चीज बी पार्ट के लिए पूछता कि बी पार्ट में अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन कहां जाएगा, तो मुझे फिर से बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा कहां जाता है, एंडो। अब आप देखो कि एंडो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो आपने देखा कि बी पार्ट में एंडो कहां है, बैकवर्ड है, तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में कि नहीं? और फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। जब भी रिएक्शन हमारे फॉरवर्ड जाएंगे तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की। जब भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएंगे तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो बस ये दो बातें आप दिमाग में रखो,
और इनको आसानी से आप अप्लाई कर दो उसके बाद। तो मतलब मेन मुद्दा सिर्फ ये है, ये ली चार्टर प्रिंसिपल से ही आया है और कहीं से नहीं आया। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब चाहे टीचर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दे चाहे एक्सोथर्मिक, आपको सिर्फ ये दो बातें अप्लाई करनी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंडो साइड जाना है, घटा दिया तो एक्सो जाना है। अब एंडो एक्सो किस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से डायरेक्शन को शिफ्ट कर दो, बस ये चीज माइंड में रखो। हाँ जी, आप दोनों को समझ में आ रहा है? इफेक्ट, दो इफेक्ट्स करा दिए मैंने, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, ये आपका पहला हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो बस मेन ये दो बातें हैं, बस ये दो बातें सभी बच्चे माइंड में रखेंगे तो कभी भी गलत आंसर नहीं देंगे। कि टेम्परेचर बढ़ाना है तो कहां शिफ्ट जान करना है, एंडो साइड, घटा दिया तो एक्सो साइड। अब आता है हमारा तीसरा फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसे अब हमें समझना है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कहां शिफ्ट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि प्रेशर के बढ़ाने घटाने से एक्चुअली में फर्क कहां पड़ता है, वो चीज समझने वाली है बस। तो ध्यान से सुनिए। पहला केस कौन सा है? प्रेशर इज इंक्रीज, कि आपने रिएक्शन में गया और प्रेशर को बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, आइए समझते हैं। तो जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो आपको यह बात पता है, मैंने एक बात पहले भी प्रूफ कर चुका हूं कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है। याद है ना, मैंने पहले भी ये बात साबित करी थी। पहले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखो, फिर पी इज इक्वल टू एनबीआरटी लिखो, तो पी इज इक्वल टू सीआरटी लिखो। तो यानी कि इससे साफ साफ साबित होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आर और टी तो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो अब सोचो कि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो सर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या बढ़ गई? कॉन्सेंट्रेशन। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। अब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है एन बाय वी। ये ध्यान रखो सभी बच्चे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? एन बाय वी, एन बाय वी। तो अब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी बढ़ गई है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? उसे आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए देखो, या फिर आप ज्यादा सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। पहले ये बात समझो, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या डिक्रीज हो गया? वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है, बॉयल्स लॉ पढ़ा था आपने। तो प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम के कम होने से देखो ध्यान से, अगर ये वॉल्यूम कम होगा तो उससे क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। वो तो पहले भी मैंने बताया था, डायरेक्ट रिलेशन है, तो उससे भी समझ में आ रहा होगा। तो उससे क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है इसको कम करना है। तो ये कम सर तभी होगा जब आप एन को बदलेंगे, एन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, जैसे ही आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका बढ़ गया है, तो फिर आपको अपने रिएक्शन को इस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा ताकि कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जा सके? डिक्रीज किया जा सके, उसको कम करा जा सके। मतलब नंबर ऑफ मोल्स, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए।
तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसलिए रिएक्शन यहां पर आपको कहां शिफ्ट होगा, रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स लेसर मोल्स। जहां पर भी लेसर मोल्स होंगे रिएक्शन वहीं शिफ्ट होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ गए। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं तो उन्हें कम करना होगा, और उन्हें कम करने का मतलब है कि रिएक्शन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स कहां पर, लेसर मोल्स। तो जहां पर भी कम मोल्स होंगे आपको रिएक्शन को उधर ही भेजना है। अब आपको लगता है कि रिएक्टेंट साइड पे कम मोल्स हैं तो आप रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड भेज दो। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स हैं तो रिएक्शन को आप फॉरवर्ड भेज दो। मतलब प्रेशर के बढ़ाने से आप बस इतना दिमाग में रखो कि रिएक्शन शिफ्ट करता है किसकी तरफ, लेसर मोल्स की तरफ। जहां पर भी कम मोल्स होंगे उधर ही रिएक्शन शिफ्ट करना है। वो आपको दिमाग लगाना है कि फॉरवर्ड में जाना है कि बैकवर्ड। अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट बनाएं कि प्रेशर को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। अब वॉल्यूम के बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन घट गई मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में याद रखें सभी बच्चे, रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स लार्जर मोल्स। जिस तरफ भी ज्यादा मोल्स होंगे रिएक्शन को उधर ही शिफ्ट करना होगा। आ रही बात समझ में, यानी कि प्रेशर का जो रोल है वो जाकर खत्म होता है मोल्स पर। तो आप इसका रिजल्ट याद रखो, सिर्फ प्रेशर बढ़ा दिया तो लेसर मोल की तरफ जाना है, प्रेशर घटा दिया तो लार्जर मोल्स की तरफ जाना है। और ऐसा क्यों करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि कैसे हम प्रेशर के इफेक्ट को समझा सकते हैं। ये लिख लिया सबने है? देखिए अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। तो हमने जो एग्जांपल लिया इस अपनी बात को थोड़ा समझाने के लिए, वो हमने ये लिया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ध्यान रखिए। अब अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं, टोटल 4, और प्रोडक्ट साइड पे टोटल मोल्स कितने हैं, 2। ठीक है सर। आप टीचर ने आपसे सवाल किया कि मैंने यहां पर प्रेशर को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो बताइए रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेसर मोल्स। तो आप देखिए लेसर मोल्स किसके पास है, प्रोडक्ट पे। तो अगर लेसर मोल्स प्रोडक्ट पर हैं तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। भाई जहां लेसर मोल है रिएक्शन को उधर भेज दो बस। तो मैं लिखूंगा कि इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस देन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, according to Lee-Chatelier principle, reaction shift towards lesser moles। रिएक्शन कहां शिफ्ट होता है, लेसर मोल्स। सो इट शिफ्ट फॉरवर्ड।
वाई इट शिफ्ट फॉरवर्ड? बिकॉज प्रोडक्ट साइड पर कम मोल्स हैं, जहां पे भी कम मोल्स हैं वहां रिएक्शन को भेज दीजिए। तो प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट साइड को भेजना पड़ेगा आपको। और इसी क्वेश्चन में अगर आप प्रेशर घटा देते तो रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स लार्जर मोल्स, सो इट गोज बैकवर्ड रिएक्टेंट साइड। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है तो समझने वाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, कि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम, रिएक्टेंट साइड पर जितना मोल्स है उतना ही मोल्स प्रोडक्ट साइड पर है, तो याद रखिए प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रेशर को कोई रोल ही नहीं रह सकता। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो समझ जाएं कि देयर इज अ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आइए इस बात को नोट में लिख लेते हैं। तो नोट में लिख लो, इफ Np is equal to Nr, now what is the meaning of Np? Number of moles of product, and Nr का मतलब है number of moles of reactant. That means delta Ng is zero, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो है। और यहां पर सिर्फ हमें नंबर ऑफ मोल्स गैस के ही काउंट करने होते हैं, कि यहां पता लगा सॉलिड लिक्विड के भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर का रोल सिर्फ किसके ऊपर है, गैस के ऊपर। तो जब भी काउंट भी करना है तो गैस के ही करने हैं खाली। तो डेल्टा एनजी अगर आपका जीरो हो गया तो लिख दो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऊपर जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें चेंज इन मोल्स जीरो नहीं है, वहां पर प्रेशर का इफेक्ट हुआ, बढ़ाने से वो फॉरवर्ड चला गया। तो समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का रोल और प्रेशर का रोल, दोनों अच्छे कॉन्सेप्ट है और ये 12th तक यूज होते हैं केमिस्ट्री में। जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं और हमें कभी भी प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करना है तो हमें ली चैटल प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये 12th तक आपको काम आएगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट रोल, कौन सा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो फटाफट सारे इफेक्ट कर लेते हैं कवर। चौथा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, लेकिन उसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कि अगर आप जो इनर्ट गैस वहां पर ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में कर रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर बच्चे आप उसको कांस्टेंट प्रेशर में करते हैं, प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। अब सोचो कि तुमने ऐड कर दिया इनर्ट गैस, तो बताओ इनर्ट गैस के ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ गया? भाई कोई भी चीज बाहर से ऐड होगी तो अमाउंट बढ़ जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन घट गया। भाई वॉल्यूम के बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। वॉल्यूम बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए तो आपको उनको बढ़ाना होगा, और इसलिए रिएक्शन कहां भेजेंगे, लार्जर मोल्स की तरफ। तो यहां पे लिखिए रिएक्शन शिफ्ट टू लार्जर मोल्स। तो ध्यान रखिए जब भी आप इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डालेंगे तो रिएक्शन हमेशा कहां शिफ्ट करता है, लार्जर मोल्स की तरफ। क्यों करता है? क्योंकि इनर्ट गैस के डलने से वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे कॉन्सेंट्रेशन घटता है। कॉन्सेंट्रेशन के घटने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए रिएक्शन शिफ्ट टू लार्जर मोल्स, जैसा कि आपने ऊपर प्रेशर का देखा था अभी, वही चीज है यहाँ पर। लेकिन अगर आप अपने उसी गैस को ऐड करते हैं, मान लीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ा ही नहीं, और वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो याद रखिए जब इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम डाला जाता है तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो फिर इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका
फोर्थ फैक्टर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट फैक्टर आता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। और इसको रिवाइज करिए, क्योंकि अगली क्लास में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। मैं दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी पे इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो जितना भी आज मैंने पढ़ा दिया है लीजेंडर प्रिंसिपल के बारे में, वो सारा पढ़कर आओ। एनसीईआरटी से पढ़ो, वहां से और आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक एक चीज बढ़िया से लिखी होती है एनसीईआरटी में। तो आइए लास्ट फैक्टर देख लेते हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट की कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी, आपको याद होगा कि कैटलिस्ट के डलने से सिर्फ रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ता है, लेकिन उस पर इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम जिस जगह पे मिलना चाहिए वहीं पर ही आके मिलेगा। तो यानी कि जब कैटलिस्ट के डलने पर इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इक्विलिब्रियम को अचीव करने का जो समय है, जो टाइम है, वो कम हो जाता है। तो लिखिए, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम या नो इफेक्ट ऑफ, या इसको ऐसे लिखना चाहिए कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, but it help to achieve equilibrium quickly। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, लेकिन इसके डलने से बस इतना फर्क पड़ता है कि जो इक्विलिब्रियम का जो समय है मिलने का, वो आपका कम हो जाता है, आप इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं, और उनको अगर हम चेंज करें तो रिएक्शन किस तरह से किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इसको रिवाइज करके आइए नेक्स्ट क्लास में, ताकि मैं इसके ऊपर फिर जब क्वेश्चंस कराऊं तो आपको मेरी बात